नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे नए दूसरे ब्लॉग पे। आज हमारा फोकस है कि जाने किस तरह से रिटायरमेंट में आपके पास इतना पैसा रहे कि आप आराम से ठाठ से अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास तो पेंशन मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पेंशन मिलता है, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए के पास क्या है। तो चलिए जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा मैं, और किस तरह से आप अपने एंड रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा जमा कर लें ताकि आप इन आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसकी शुरुआत ज़रूर करें, और तभी कर दें जब आपको रियलाइज़ हो जाता है, और जितने कम उम्र में करेंगे आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए, हमारा काम है और हमारा फोकस है कि रिसर्च और डेटा के पॉइंट से आपको हमेशा हर चीज़ से अवगत कराएं। तो दोस्तों बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास तो पेंशन का ऑप्शन रहता है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके लास्ट बेसिक के हिसाब से 50% उन्हें एज अ पेंशन मिलता रहेगा। बट प्राइवेट कंपनी वाले, बस प्राइवेट सेक्टर के लोग और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता नहीं है। जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है। कुछ इस तरह से वो ऑप्शन है। एक EPF कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट। तो EPF तो हम सब भरते हैं, या इसको आप समझिए PF तो सबको ही भरते हैं, करेक्ट। और उस PF को आप यूटिलाइज़ करते हैं। और दूसरा एक और एलिमेंट है जो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो यही प्राइमरीली दो अच्छे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा लमसम अमाउंट बना सकते हैं एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय जब आप रिटायर होते हो। एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं EPS, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसमें एक काफ़ी छोटा अमाउंट उसमें जमा होता है। अगर आपकी कंपनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करती है अदर देन EPF, तो वो पैसा उसमें जाके जमा होता है। बट वो पैसा उतना नहीं होता है जितना आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ, ताकि आप उससे अच्छा पैसा बना पाएँ। फिर भी वो पैसा उतना मायने नहीं रख पाता अगर उसको कंपेयर करेंगे आप PF और NPS के कंपैरिजन में। तो जानने के लिए देखते हैं कि कैसे PF और NPS मिला के हम एक अच्छा कॉर्पस अमाउंट या एक अच्छा लमसम अमाउंट अपने रिटायरमेंट तक बना सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आप EPF पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय EPF पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो आप EPF को छुए ना, बिल्कुल ही छुए ना। आप उसे अच्छे से रखें और जमा करके रखें, ताकि जब मान लीजिए आप अपनी नौकरी 25 साल में आप शुरू कर रहे हो, तो 25 साल से लेकर 60 साल तक जब आप रिटायर करते हो, 35 साल की करियर के नौकरी के बाद आपके पास एक अच्छा कॉर्पस अमाउंट, एक अच्छा लमसम अमाउंट जमा हो जाएगा EPF के अंडर में, राइट। और वहीं कहीं आपको लगता है कि आप कुछ और पैसा और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपके पास पैसा है, तो आप NPS में ज़रूर इन्वेस्ट करो। बिकॉज NPS एक ऐसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, एक स्कीम स्टार्ट किया जिसके थ्रू आप एक सर्टेन अमाउंट अपने पैसे अपने सैलरी से कटवा के उसमें जमा कर सकते हो। दो तरीके से होते हैं, या तो एक एम्प्लॉयर लिंक्ड है, या दूसरा आप खुद से कर सकते हो। और आज के टाइम में बैंकिंग जैसे SBI हो गया, आपका HDFC हो गया और ICICI हो गया, वो NPS सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो आप खुद से उनमें अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ़ायदा क्या है कि NPS का जो पैसा होता है उसके अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NPS टियर 1, NPS टियर 2, दो टाइप के पार्ट्स हैं। NPS टियर 1, अगर आप किसी HDFC का पोर्टफोलियो लेते हो तो HDFC का मैनेजर उसे मैनेज करता है, और आप देख सकते हो कि इनके इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज ये मार्केट से रिलेटेड है, और ये आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यंग एज में करते हो तो आपके रिटायरमेंट तक इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप उससे आराम से अपनी आगे की 30 साल की ज़िंदगी काट सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आपके पास पैसा है और आप थोड़ा टैक्स बेनिफिट का भी मज़ा लेना चाहते हो, फ़ायदा लेना चाहते हो, तो आपको मैं बता दूं EPF NPS दोनों में टैक्स बेनिफिट है। और NPS एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट देता है 50,000 के ऊपर अंडर सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की किस तरह से कम एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो कैसे आप पैसा बना सकते हो, कितना बना सकते हो। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पेज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ ये शायद आपको बहुत ही अच्छा एक विजिबिलिटी देगा। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जितने भी श्रोता, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें इस
वीडियो को देख रहे हैं वो इसे यंग लोगों को और शेयर करें। बिकॉज क्या है कि मार्केट से तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, आप अलग अलग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो खरीदते ही हैं, बट ये कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको काफ़ी अच्छा कॉर्पस अमाउंट देगा लॉन्ग टर्म में। कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, बट आपको काफ़ी अच्छा एक लम्स अमाउंट मिलेगा। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। तो कैसे इस तरह से एनपीएस और ईपीएस आपको एक गवर्नमेंट टाइप का पेंशन, एकदम लाइक बराबर पेंशन दे देगा। तो समझिए कि अगर आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है, और आपका स्टार्टिंग सैलरी या बेसिक सैलरी आपका 15,000 रुपये है, और समझिए कि आपका सैलरी 5% के रेट से बढ़ता है, तो बेसिक आपका जो ग्रो करेगा 60 साल में वो आपका 82,000 करीब ग्रो करेगा। और 82,000 ग्रो करेगा तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया 50% उन्हें एज अ पेंशन मिलता है। तो उसका 50% अगर आप 50% आप उसका अगर देखते हो तो आपको ये दिखता है कि 41,370 कुछ होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका सैलरी इनकम रेट अगर 8% की रेट से बढ़ता है तो आपको एंड में रिटायरमेंट में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप होते तो आपको 1,10,000 रुपये मिलता है। वहीं अगर आपका ग्रोथ, सैलरी का ग्रोथ 10% है तो आप 2,10,000 उम्मीद कर सकते हो। और 25,000 अगर है तो आप समझ सकते हो कि आपका सैलरी करीब करीब 68,000 के करीब जाएगा। वहीं 25,000 और 25,000 पे आप देखोगे तो करीब करीब साढ़े तीन लाख रुपए का एट द एंड ऑफ योर 60 ईयर्स में आपको पेंशन की तरह एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेगा। बट अब मुझे इस चीज़ को मीट करना है, मैच करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेंशन है मुझे 30 साल तक लगातार मिलती रहे, ठीक है। तो ये 30 साल तक कैसे मिल सकता है? अगर 30 साल से आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, 41370 को अगर आप गुणा करते हो 30 से, राइट, और आप देखते हो तो आपको ये दिखता है कि करीब आपको 1.15 करोड़ का बनता है। अगर आप यही चीज़ ईपीएफ में जमा करते रहते हो, करेक्ट, पेंशन फंड में आप 24% कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, अपने बेसिक सैलरी के हिसाब से, तो आप अपने रिटायरमेंट तक 1.12 करोड़ बना लोगे, जो कि मोटा मोटी आसपास ही है। वहीं दूसरी जगह अगर आप ये देखो कि अगर आप करीब अगर 8% की रेट से बढ़ रहा है, जहां आपका डिज़ायर्ड पेंशन 1.1 लाख हो जाता है, तो आप उसमें 3.08 करोड़ का आप एस्टिमेशन कर सकते हो, जो कि बनेगा आपके एंड ऑफ द ईयर्स में, जो आपको रिक्वायर्ड होगा 30 साल की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए। कंसिडरिंग की महंगाई की मैंने महंगाई का अजम्पशन मैंने 5% लेके इसका हिसाब किताब किया है। आपको अजम्पशंस भी मैंने नीचे स्लाइड में मेंशन किया। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जब स्लाइड को देख रहे हो तो उसे पॉज करके आराम से बैठ के देखो, और सारे अजम्पशन के साथ अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कितना बन सकता है एज अ कॉर्पस अमाउंट कभी भी आप जब नौकरी चालू कर रहे हो। और उसके अलावा आप देखो कि मुझे उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में मुझे करीब 1.19 करोड़ का डिफिशिट दिख रहा है मुझे 3 करोड़ मीट करने के लिए। मेरा पीएफ से मेरा 1.89 जमा होता है। वही अगर मैंने एनपीएस इन्वेस्ट किया होता, एनपीएस मैंने अपनी नौकरी के स्टार्टिंग से 1,700 रुपये का एनपीएस इन्वेस्ट किया होता, तो मैं ये कॉर्पस अमाउंट भी मीट कर सकता हूँ। मतलब ये 3 करोड़ बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं जस्ट बड़े वाली फिगर पे आता हूँ कि 25,000 जहाँ आपकी बेसिक सैलरी थी स्टार्टिंग 25 साल पे, और आपके 10% के हिसाब से सैलरी रेट ग्रोथ कर रहा है, तो आप द एंड ऑफ द ईयर में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो आपको 3,51,000 दिखता। वहीं आपको इस खर्चे के हिसाब से अगर आपको 30 साल अपनी ज़िंदगी काटनी है तो आपको करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपए चाहिए होंगे। आपको पीएफ से कुछ आपका करीब मोटा 40-45% आपको निकल जाएगा, जो कि 4 करोड़ 73 है। बट इन ऑर्डर टू मीट दैट रिमेनिंग 5 करोड़ आपको एनपीएस लेना पड़ेगा, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम लेनी पड़ेगी, जो कि 5,451 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप समझ सकते हो कि जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी कमाओगे, ज़्यादा कमाओगे, उतना ज़्यादा जमा कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ज़रूर बेफिक्र होके इस गवर्नमेंट स्कीम्स में आप ज़रूर पैसे डालें, बिकॉज ये सेफ़ है, सिक्योर है, राइट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब जाके इतना पैसा इतना बड़ा आपका बन गया। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लंबा सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें, ताकि आप आराम से अपना मेडिकल इंश्योरेंस सेविंग अपने बुढ़ापे में, अपने रिटायरमेंट के बाद उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट का आपको वैल्यू मिलता रहता है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव चलती रहती हैं, तो कंसिस्टेंट रहें तो आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ऑलवेज बी एन इन्वेस्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे फर्स्ट स्टॉक की तरफ से। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ रहे।